ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं बताया था आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह के होते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, सिग्मा एंड रो। उसके बाद मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कि वेक्टर है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर यूनिट कूलाम। अच्छा, फील्ड किसे कहते हैं? फील्ड हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसे कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ पोजीशन या फिर स्पेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फील्ड दो तरह की होती है, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। और मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर फील्ड होती है, ये स्केलर फील्ड नहीं होती, ये वेक्टर फील्ड होती है। अच्छा, एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्चुअली ये वर्ड क्वेश्चंस में ज़्यादा मतलब आपको देगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, और मैंने बताया था कि किसी पॉइंट P पर अगर हम क्यू नॉट चार्ज लाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर डिफाइन होती है फोर्स ऑन क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट। और हाँ, क्यू को कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मीन्स ये वो चार्ज है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं पॉइंट P पर। और क्यू नॉट को कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज अ वर्ड यू विल फाइंड इन एससी वर्मा आल्सो एंड एनसीईआरटी आल्सो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एफ ऑन क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, और हम लोगों ने इसको थोड़ा सॉल्व किया था। एफ इज इक्वल, मैं एफ की वैल्यू पुट करके, जो कि फोर्स ऑन क्यू नॉट है इस पॉइंट पर, कूलाम्स लॉ हमने पुट किया था वेक्टर फॉर्म में, और हमने इसको सॉल्व किया था। हमने पाया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज सोल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर है वो किस पर डिपेंड करता है? दो चीज़ों पर, एक चार्ज पर, सोर्स चार्ज पर, दूसरा P की पोजीशन पर। चूंकि मैंने बताया ना कि P एक जनरल पॉइंट है, जरूरी नहीं P यहीं पर हो सकता है जो P है ये P इस यहाँ की जगह यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो उसका जो पोजीशन वेरी करेगा उसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वेरी करेगी। ओके, सो मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity and its unit is न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, इसको एक तरह समझने का तरीका एक तरह और समझा जा सकता है, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये जो क्यू नॉट है इस पर जो फोर्स लग रहा है, लेट्स से दिस, ये क्यू नॉट की वैल्यू आपकी 1 कूलाम है। अगर ये क्यू नॉट 1 कूलाम है तो हमें यहाँ क्यू नॉट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 कूलाम है तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स ऑन क्यू नॉट होगा वही डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1 कूलाम पे लगने वाला फोर्स होता है। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स ऑन 1 कूलाम। अगर 1 कूलाम पे हम फोर्स निकाल लें, क्या हम 2 कूलाम निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फोर्स आएगा मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर मैं 2 कूलाम फोर्स निकाल, मैं 2 से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फोर्स निकल जाएगा 2 कूलाम पर। मैं ऐसे क्या समझा सकता हूं कि अगर 1 कूलाम पे 10 न्यूटन फोर्स है तो 2 कूलाम पे कितना होगा? 20 न्यूटन, 4 कूलाम पे 40, 5 कूलाम पे 50 न्यूटन। तो जो 10 न्यूटन पर कूलाम है यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस फोर्स ऑन 1 कूलाम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलाम। लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द intensity of electric field at a point in space is the ratio of force acting on a unit test charge placed at that point in space। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर रेशियो है फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट टेस्ट चार्ज, मीन्स एफ ऑन क्यू नॉट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन स्पेस, मीन्स फोर्स ऑन क्यू नॉट और क्यू नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो है उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, सो मैंने फॉर्मूला भी ये लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू नॉट प्लेस्ड एट पी अपॉन क्यू नॉट। ओके, सो दिस इज द सेम डेफिनेशन।
I hope this will be clear. Let me take another page. Okay, now अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ. ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. आई वो क्वेश्चन क्लियर होगा. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज. क्यू इज हेयर, दिस इज ये जो Q और P के बीच की डिस्टेंस है वो R दिया हुआ है हमें, और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. मीन्स व्हाट नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. ऑब्वियसली मुझे वेक्टर फॉर्म में फाइंड नहीं करना, मुझे मैग्नीट्यूड से फाइंड करना है, इसलिए मैंने सिर्फ E से रिप्रेजेंट किया है, मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया. अगर मैं वेक्टर लगाऊँ सिंपली जो R है इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा. ओके, सो हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Q की वजह से, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई और चार्ज मेंशन नहीं है. अच्छा, इसे सॉल्व कैसे करना है, इसे इस तरह सॉल्व करना है कि P पॉइंट पर हम एक चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे. मतलब P पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं दिया है, लेकिन हम एक चार्ज इंट्रोड्यूस करेंगे ऑफ मैग्नीट्यूड Q नॉट. एंड व्हाट इज Q नॉट? Q नॉट इज अगेन टेस्ट चार्ज. ये टेस्ट चार्ज है, इसको इंट्रोड्यूस ही किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टीज क्या है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. स्मॉल क्यों? ताकि ये Q नॉट पे इफेक्ट ना करे, क्योंकि इसी पोजीशन वेरी ना कराए. इसका फोर्स इस लगने फोर्स बहुत छोटा हो. अच्छा, चूंकि ये स्मॉल होगा तो भी अगर ये स्मॉल होगा तो हमें इसको मूव कराने में वर्क भी बहुत लेस करना होगा. तो ये भी छोटा सा पॉइंट है. बेसिकली ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? पॉजिटिव इसलिए ताकि हम कि ये डायरेक्शन को वेरी ना कराए, क्योंकि डायरेक्शन पे मैं बताऊंगा चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव होने से तो फर्क पड़ेगा. अच्छा, हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव क्यों के होने से फर्क पड़ेगा, इससे नहीं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन को ना क्रिएट करने के लिए हम इसे पॉजिटिव ही रखते हैं हमेशा. स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आप एनसीईआरटी में और एससी वर्मा में पाएंगे, इसको डिफाइन किया जाता है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वेरी स्मॉल इन अमाउंट. ओके, सो P पे हमने चार्ज एक टेस्ट चार्ज इंट्रोड्यूस किया है ऑफ मैग्नीट्यूड Q नॉट, और ये Q है और ये डिस्टेंस है R. सो द फॉर्मूला इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. फॉर्मूला इज electric field at P point is equal to force on Q naught at P upon Q naught. ओके, आई होप आप कुलाम्स लॉ से फोर्स बता सकते हैं कितना होगा. तो आई होप आपको फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एज्यूम दिस इन वैक्यूम. Q कैपिटल Q नॉट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज R स्क्वायर एंड डिवाइडिंग बाय द चार्ज Q नॉट. ओके, आई होप अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई R स्क्वायर. दिस इज द सेम फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल Q एक पॉइंट चार्ज की तरह है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे चार्जेस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालनी है. ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे मैंने क्वेश्चन के रूप में लिया है. बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का. अच्छा, आप इसमें 2-3 चीज़ें देख पा रहे होंगे. अगर मैं यहाँ वेक्टर लगाऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अगेन वी विल डू द सेम थिंग, आर कैप लिखें या तो यहाँ पे, और फिर उसको पुट करें आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो मैं वो सब ना करके सीधे आंसर लिख रहा हूँ. तो ये लिखूंगा आर क्यूब और यहाँ लिखूंगा आर वेक्टर. ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्शन में है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर डायरेक्शन कैसा होगा, जैसा कि आर का डायरेक्शन. आर का डायरेक्शन किधर है? आर का डायरेक्शन P की तरफ है. तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा? वो भी P के ही तरफ होगा. मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो इधर ही आएगा इस तरह. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, मैग्नीट्यूड में शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो तो यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है? उधर ही होता है जिधर आर का होता है. अच्छा, आर का डायरेक्शन किस तरफ होता है? आर का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर फोर्स का होता है, कुलाम्स लॉ का. अब मैं आपको एक पिछले फॉर्मूले पे फिर से चाहता हूँ आप इसे एक बार ध्यान से देखें. इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, एट पॉइंट P इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज और कैन से Q नॉट एट
पॉइंट P अपॉन क्यू नॉट। अगर आप इस फॉर्मूले को देखें, ये हमारा मेन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये फॉर्मूला एक्चुअली नहीं, ये डेफिनेशन है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ही ऐसे किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट P इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट टू द चार्ज। तो ये रेशियो हमने पहले से डिफाइन ही किया इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और मैंने आपको पहले बताया है कि अगर ए वेक्टर is equal to lambda times into b vector where lambda is a scalar quantity। तो मैंने आपको बताया कि जो a का डायरेक्शन होगा वो b के डायरेक्शन के इक्वल होगा और जो a का मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा टाइम्स b के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो लैम्डा वो पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा माइनस नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी नहीं है, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स की तरफ होगा। और वही हम यहाँ देख पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फोर्स का डायरेक्शन था वो भी आर के ही तरफ था। अगर आप पेज पलट के कूलॉम्स लॉ को देखें तो आपको मिलेगा जो फोर्स था वो भी आर की तरफ था और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ, उसी तरफ है। मतलब इस तो हमें ऐसे नहीं सोचना, हमें इस तरह सोचना है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा जो कि टेस्ट चार्ज पे लगेगा और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसका रेशियो ले लेंगे। ओके तो इससे आपको थोड़ा और क्लियर रहेगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज डायरेक्शन आपकी क्लियर रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे डायरेक्शन किस तरफ होगा। हालांकि हम लोग अभी आगे एक और चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हालांकि वो थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे, उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके तो ये पहला टाइप था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। एक पॉइंट और, अच्छा ये मैं बता दूं, ये कोई क्वेश्चन हमने नहीं लिया, ये कॉन्सेप्ट ही था, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन की तरह समझाया है। एक क्वेश्चन और इसी तरह से, okay, find the force on charge q dash due to all other charges। ओके तो Q डैश जो है हमारा वो चार्ज यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे और बहुत सारे चार्जेस हैं। Q1, ये पूरा एक सिस्टम है, Q1, Q2, Q3 एंड दिस इज पॉइंट P। ये है पॉइंट P। ओके आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P net means due to all three charges, that is Q1, Q2, Q3। ओके एक और टर्म डिफाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये नेट था जो कि Q1 वजह से, Q2 वजह से, Q3 तीनों की वजह से है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट स्टार, दिस इज मीन्स ड्यू टू ऑल फोर चार्जेस, that is Q1, Q2, Q3 एंड Q डैश। ओके सो अगर आप यहाँ से फॉर्मूला वेरी कराएं, मतलब यहाँ से आप फॉर्मूला थोड़ा ट्विस्ट करें फोर्स निकालने, तो क्या होगा, हम Q नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल एज दैट। तो सोल्यूशन, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो फोर्स होगा, जो फोर्स ऑन Q डैश ये होगा, ये क्या होगा, Q डैश इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड P नेट और F ऑन Q डैश ड्यू टू Q डैश इलेक्ट्रिक फील्ड P, दिस इज नेट, स्टार नेट। सो फर्स्ट वन और सेकेंड वन। ओके आप चाहें तो अपना टाइम भी ले सकते हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी इट।
ये लॉजिकल क्वेश्चन है। मतलब कि सिंपल बेसिकली पॉइंट ये है कि जब पी नॉट पर क्यू डैश चार्ज रखा होगा तो पी पर क्यू डैश के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी। इनफैक्ट पी पर क्यू डैश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इन्फाइनाइट होगी, क्योंकि पी पर ही क्यू डैश रखा हुआ है। आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर बता रहा है, पी पर बता रहा है ना, तभी हमने आर रखा है। ओके, अगर ये पी क्यू पे ही रख आ जाए तो आर कितना होगा, जीरो। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब पुट करेंगे तो आर को जीरो पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इन्फिनिटी। मतलब ये क्यू हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना क्रिएट करता है और उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाने में घटती रहती है। क्यू पर कितनी होती है, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे आर जीरो होगा और इससे जैसे दूर जाते रहेंगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती रहेगी, डिक्रीज, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता रहेगा। डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, हमेशा आर के डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब दूर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड घटती रहेगी। अच्छा, तो P पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण से, क्यू डैश कारण से होगी। उसके बाद बाकी इन सब के कारण से होगी, Q1 Q2 Q3, जैसे उनकी यहाँ से डिस्टेंस है। हमें डिस्टेंस के बारे में कोई और कमेंट नहीं देता, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हम नेट फील्ड मतलब सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करेंगे या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेप्ट क्यू डैश। तो ओके, आप पॉज करके सोच सकते हैं, इसका आंसर ये सही है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको आपको दो रीज़न बताता हूं। पहला रीज़न कि कोई भी चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, तो यहां पे जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू डैश इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि वो अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। अच्छा, दूसरा रीज़न ऐसे है कि यहां पर देखिए, अगर यहां पे अकेला चार्ज क्यू था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी पी पे, क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा था, नहीं लग रहा था, क्योंकि अकेले चार्ज था, नेट फोर्स कोई नहीं लगे। कूलॉम्स लॉ पे देखिए तो फोर्स लगने के लिए हमें दो चार्जेस जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पे एक ही चार्ज है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम इसी क्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, पर वो फोर्स कोई एक्सेप्ट या फिर वैलिड फोर्स नहीं है, वो एक इस तरह कह सकते हैं, वो एक ऐसा फोर्स है जो आपने फॉर्मूले को मिसयूज करके फाइंड आउट किया है। आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसी चार्ज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, जो कि आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके दो रीज़न है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो फोर्स निकालने के लिए हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट फोर्स निकालने के लिए। लेकिन उसमें क्यू डैश कार्ड से मतलब जिस फोर्स पे जिस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस चार्ज की जिस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक और पॉइंट बताता हूँ। ओके, नाउ ओके, तो अगर Q यहाँ पे आप देखिए, मैं एक पॉइंट और बताने वाला था कि अगर ये जो चार्ज है ये Q डैश, अगर ये Q डैश पॉजिटिव ना होकर निगेटिव हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे एक यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा कि F ऑन जो Q नॉट होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फोर्स ऑन क्यू नॉट होगा अपॉन क्यू नॉट होगा, ओके, एट पॉइंट पी। और मैंने आपको बताया कि जो एफ ऑन क्यू डैश होगा वो क्यू डैश इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगा, जिसमें नेट में क्यू डैश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर क्यू डैश नेगेटिव हुआ, ये क्यू डैश अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम नहीं होगी, वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्योंकि फिर से आप ध्यान दीजिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इसलिए सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ लिखा है ना वो यहाँ पे भी वैलिड होगा। ओके, मैं वो दोनों पॉइंट लिख देता हूँ जो मैंने आपको अभी भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट। ओके, मीन्स जिस पे फोर्स जिस चार्ज पे हम फोर्स निकालेंगे उसी चार्ज से डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, और मैं आपको यही बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नॉट, बल्कि डिपेंड किस पे करेगी,
डिपेंड ओनली ऑन सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज को आप क्यू से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करें, डिपेंड ओनली ऑन सोर्स चार्ज एंड पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स ऑन क्यू, ऑब्वियसली ये नेट फोर्स है, दिस विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, obviously this is also net electric field. So this electric field will be due to all charges except q, मीन्स इस चार्ज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जिस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके आप ऐसे भी यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब मैं क्यू नॉट को इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट की वजह से नहीं है। ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट की वजह से नहीं है, ये सोर्स चार्ज की वजह से है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफैक्ट क्यू नॉट पे डिपेंड भी नहीं करती। तो सिमिलरली ओके सो दिस आर द पॉइंट्स। अब यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा होगा क्योंकि आपने ऐसा ही क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ में देखा था। ओके इसे सॉल्व करते हैं। अगेन आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। हमें इस ए वर्टिसेस पर ए बी सी डी ये स्क्वायर है और ये 3 चार्जेस हमें दिए गए हैं, ए वर्टिस पर कोई और चार्ज नहीं है। ओके हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अच्छा मैं इसी सोल्यूशन कर रहा हूँ, पर आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक नए फिगर पे सोल्यूशन करिएगा। ओके Q बाई आर स्क्वायर, और ये रेडियली आउटवर्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अच्छा मैं अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दूंगा, तो उससे थोड़ा आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। ओके सो मतलब आर की ही डायरेक्शन में जिस तरफ आर होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, प्रोवाइडेड क्यू इज पॉजिटिव। अगर क्यू नेगेटिव होगा तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके सो यहाँ पर एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, मतलब बी सी डी 3 वर्टिसेस पर रखे हुए चार्ज की वजह से होगी। सबसे पहले बी की वजह से रिप्रेजेंट करते हैं। बी की वजह से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि जो क्यू है वो वहाँ से इस पॉइंट से जो पोजीशन जो आर है वो देखिए इस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन होगी क्योंकि क्यू पॉजिटिव है। ओके सो इसे मैं रिप्रेजेंट करता, अच्छा मैं यहाँ पे के को एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मानता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके सो दिस विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके अच्छा मैं फिर से डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नीचे वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया है, तो मुझे आर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं, ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और डायरेक्शन मैंने ये एरो से रिप्रेजेंट किया है। ओके नाउ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी वर्टिस चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे इधर होगी क्योंकि जो आर होगा, जो पोजीशन होगा यहाँ से वो इस तरफ होगा इस चार्ज का। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू के क्यू बाई सॉरी ए स्क्वायर, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, ये ए है, यहाँ डिस्टेंस कितनी है, ये ए है। ओके मैंने आर यहाँ से लिख दिया था। ओके सो अब एक चार्ज बचता है सी। ओके ये डिस्टेंस कितनी होगी, आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि डायरेक्शन इसका इसके अलॉन्ग होगा। ओके ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी √2 टाइम्स ए, एंड अगेन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है तो ये होगा के क्यू बाई √2 ए स्क्वायर। ओके सो आई होप अगर आपने खुद से सॉल्व किया आपका आंसर भी इतना ही ऐसे ही आया होगा। अब हमें यहाँ पर सिंपल, अब हमें बस इन तीनों वेक्टर को सॉल्व करना है। तो ओके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, इसका रिजल्टेंट इधर ही आएगा, और चूंकि इन दोनों का रिजल्टेंट इसके अलॉन्ग ही आएगा फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके मैं सॉल्व करता हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू चार्जेस एट बी सी एंड डी इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर। अच्छा इसका और इसका, इसके अलॉन्ग रिजल्टेंट कितना होगा अगर आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, इसके और इसके बीच का एंगल 90 है, और मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, या सिंपल आप अंडर रूट ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि 90 एंगल है तो आप इसका जो मतलब इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँ
तो उसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ आएगा और वो 45 पर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो जब तक इक्वल है दोनों, तो उसके बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के एंगल बाइसेक्टर से पास करता है। तो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। ओके, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके अलॉन्ग ही होगा, तो प्लस के क्यू बाई रूट टू ए स्क्वायर। हालांकि लास्ट क्लास में हमने किया ही था, मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो आप आएगा रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, सॉरी दिस विल नॉट क्यू स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू बाई रूट टू ए स्क्वायर। नाउ again if you'll add this you will get kq by a square root 2 plus 1 by root 2. Okay, so this is the electric field net at A. Now अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये रूट टू होल स्क्वायर होगा क्योंकि पूरी डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है हमें। ओके, सो रूट टू ए स्क्वायर, अगेन दिस इज ऑल्सो रूट टू ए स्क्वायर, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 नॉट अंडर रूट 2. Okay, let me write it again. This will be k q by a square root 2 plus 1 by 2. Okay, so this is electric field at point A. Electric field net at A. Okay, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, हमने जब पहले सॉल्व किया था कूलॉम्स लॉ में क्वेश्चन, तो हमारा एफ नेट आया था के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई 2. अगर आप इन दोनों को मैच करते हैं तो आप पाएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या सेम है. तो ये के क्यू बाई ए स्क्वायर और इसमें सॉरी के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई 2. बस यहाँ पे क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे क्यू है, और ये क्यू, ये मत समझिए कि इसको सिंपल स्क्वायर कर देना, नहीं, ये उस चार्ज से इसको मल्टीप्लाई, मतलब इसको उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर किया गया है इसके इक्वल करने पे जो चार्ज ए पर है. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. और ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली है वो रेस्ट ऑल द चार्जेस अदर देन ए निकाली है. तो हम इस आंसर तक पहुंच सकते हैं सिंपल इस चार्ज में, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज एट ए, अगर इस पर कोई चार्ज होता, मतलब अगर हमें इस पर फोर्स निकालना होता तो ए पे कोई चार्ज होता और हमें से फोर्स निकालना तो हम क्या करते हैं, सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और जो चार्ज एट ए है उसे इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल हमारा आंसर मिल जाता. तो ये मैं क्लियर करना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मतलब आप कॉन्सेप्ट की तरह समझ सकते हैं. हम किसी क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फील्ड के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. हम पहले इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें. तो ये भी एक तरीका हो सकता है. ओके, लेट्स टेक वन अदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज so next question is find electric field at origin due to all the charges. Okay, so I have आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा. find electric field at origin due to all the charges and this is the diagram. so इस केस में हमें इन सभी चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि चूंकि सारे चार्जेस हमारे पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबका एक ही डायरेक्शन होगा, मतलब आउटवर्ड, तो सबका लेफ्ट ही होगा, और सबका डायरेक्शन सेम है तो हम सबको ऐड कर सकते हैं अरिथमेटिकली. सो आई एम राइटिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, मैं एक पॉइंट और बता दूं, मैंने लिखा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन की रूल को फॉलो करता है. ओके, जैसे कि कूलॉम्स लॉ सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है. मतलब किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसी दूसरे चार्जेस की वजह से अफेक्टेड नहीं होगी. मतलब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलॉम की वजह से होगी, उसी पॉइंट पर 4 कूलॉम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे 1 कूलॉम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी उससे कोई अंतर नहीं आएगा. ओके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. ओके, नाउ सो अगेन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. किसकी वजह से निकाल रहे हैं, 1 कूलॉम, तो 1 कूलॉम सिंपल. हमें दो चार्जेस नहीं जिसकी वजह से निकाल रहे उसकी वजह से, अपॉन डिस्टेंस इज 1, सो 1 स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट चार्ज इज 4 कूलॉम, 4 कूलॉम की वजह से निकाल रहे हैं. डिस्टेंस 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस
1/4 pi epsilon नॉट, नेक्स्ट चार्ज इज 9 कूलाम, डिस्टेंस इज 3, तो 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ था ये था 1000 कूलाम, सॉरी 100 कूलाम, या दिस वाज 100 कूलाम। ओके, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 अपॉन 10 स्क्वायर, सॉरी दिस वाज yeah, this was 100, so this was 10 square. Okay, now if अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लें, तो ये होगा 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, प्लस डैश 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 अप टू 1। ये कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स है, क्योंकि 10 चार्जेस हैं। ओके, सो आई होप क्लियर हो रहा होगा कि चूंकि मैंने पूरी सीरीज नहीं लिखी है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके 10 टाइम्स है, तो ये 10, ये जो 1 है ये 10 टाइम्स लिखा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 into, and this is a Newton per Coulomb unit. Okay, as we know that 1/4 epsilon naught is 9 into 10^9, so this is 9 into 10 to the power 10 Newton per Coulomb. This will be answer. Okay, so हालांकि आपने ऐसा क्वेश्चन देखा था, बस उसमें डाटा चेंज थे, बस यहाँ पे 1 ये 1 था, ये 64 था, ये शायद या दिस वाज नहीं, दिस वाज 16, दिस वाज 27, दिस वाज 64 एंड दिस वाज 125, मतलब क्यूब्स थे। तो सिंपल, मतलब बेसिकली हमें सीरीज फॉर्म की थी, उसको सॉल्व किया था और ये लॉ सेम लगा था। तो अगर आप ध्यान दें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहीं तक है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है मैथ का यूज़ करके, जैसे भी आप करें। तो बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने कुलाम्स लॉ में किए हैं, उन सभी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्वेश्चंस में। तो बस आपको चार्ज जो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड नहीं करना होगा। और अगर आपको फोर्स फाइंड करना तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज को इंक्लूड मत करिएगा। ओके, सो नाउ मैं आपको दो चार्जेस की वजह से डायरेक्शन बता देता हूं। ओके, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से दिस अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। रेडियली आउटवर्ड मींस मतलब कि अगर आप रेडियस ड्रॉ करेंगे, मतलब एक सर्कल आप ड्रॉ करें इस चार्ज को सेंटर मान के, तो अलोंग रेडियस होगी लेकिन आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी, इस चार्ज से बाहर की तरफ। सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगी। ओके, एक पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इससे दूर जाते वक्त घटता रहेगा और डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। दिस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये दो अलग अलग हैं, मतलब ये एक ही रीजन में नहीं रखे हुए हैं, ये तो ये आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है। नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो रेडियली बट इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। This is electric field. Electric field due to a negative charge. Okay, electric field due to a negative charge. Okay, so I hope this will be clear. मैं एक और बना देता हूँ। एक्चुअली आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वो अभी आगे टॉपिक आएगा, पर उससे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अच्छा, इसे आप कंटिन्यूस लाइन भी बना सकते हैं, मतलब एक सीधी लाइन ऐसे, ओके, इनवर्ट रिप्रेजेंट करते हुए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ऐसे।
ओके, सो इट इस पे हमेशा सॉरी दिस इज आउटवर्ड, दिस विल नॉट इनवर्ड, दिस इज आउटवर्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव ऑलवेज आउटवर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हमेशा नेगेटिव पे इनवर्ड होगा, जैसे कि ये सारे लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हैं. ओके, दिस इज आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है. ऐसे किसी मिस्टेक, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जिसमें आप लोगों कि कुछ मतलब मैंने सिली मिस्टेक की है या स्पेल एरर किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, so let's take one more question due to electric field. Now question is find electric field at the center due to the charged semicircular ring, and this is charged semicircular ring, this is the center, and charge on the ring is lambda, and the radius of the ring, this is given, radius of ring is small r. Okay, so I hope ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसे सॉल्व करता हूँ. सिंपल, जैसा कि हमने पहले देखा था कि जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट. सो वी हैव टू डू इज टेक अ स्मॉल एलिमेंट विच इज़ वेरी मच सेम एज द पॉइंट चार्ज एंड यूज दैट फॉर्मूला. तो सबसे पहले हमें एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करना होगा. अब स्मॉल एलिमेंट कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं? अच्छा, मैं इसे ऐसे एज्यूम करता हूँ. लेट्स से दिस इज द रिंग. Let's say this is the ring, semicircular ring. Okay, this is the center C, this is the diameter, and okay, हम यहाँ से एक एलिमेंट एज्यूम करते हैं एट एन एंगल थीटा, एक छोटा सा एलिमेंट, और इसका जो विड्थ है, चूंकि अच्छा मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, चलिए बहुत छोटा होगा. ओके, दिस इज डी थीटा and this is our element. ओके, इसकी रेडियस हमें बताई गई है जो कि है r. चार्ज डेंसिटी ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे लेमडा कूलाम पर मीटर दिया हुआ था ये. ओके, तो लेमडा से कूलाम पर मीटर से हमें क्लियर है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है. ऑब्वियसली लीनियर चार्ज डेंसिटी क्योंकि सिंपल एक लेंथ है, आप दिख रहा है सर्कमफ्रेंशियल लेंथ है, तो सिंपल एक लेंथ है, तो उस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो लेमडा होगा. अच्छा, तो यहाँ पे जो चार्ज है इसे हम पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम करेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन कि इसमें चार्ज कितना है. आप देख पा रहे होंगे कि चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल. तो वी नीड टू फाइंड दिस लेंथ, एंड व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज r इंटू डी थीटा. दिस इज लेंथ. एंड व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू मीन्स जो इसमें चार्ज है, डी क्यू विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू आर डी थीटा. ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. अच्छा, इतने ये पॉइंट चार्ज तरह हम इसे एज्यूम करते हैं कि बहुत स्मॉल है. दिस इज माइन्यूटली स्मॉल. आपको डायग्राम में भले बड़ा लग रहा हो पर ये माइन्यूट बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा चार्ज है. इतने चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी E. चूंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो मैं इसे DE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड दिस एंगल विल बी थीटा. ओके, नाउ अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दो एज्यूम करता हूँ. एक एज्यूम करता हूँ इस तरफ, this I am saying electric field, let's say this is parallel. Why parallel? Parallel to the diameter, and otherwise I am using this one. This is electric field perpendicular to the diameter. You can write perpendicular to the डायमीटर. ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चूंकि ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और ये रिंग पूरी ऐसे चारों तरफ है, तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई है. इसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट होगा सिमेट्रिकली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी. और उन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा. उसका मतलब नेट जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा वो जीरो आएगा. ऑब्वियसली आता भी है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ. ई पैरेलल होगा DE cos थीटा, और हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है? थीटा विल इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो. जब जीरो रखेंगे तब यहाँ पे होगा, और जब पाई रखेंगे तब पूरी रिंग हमारी कवर्ड हो जाएगी. तो 0 to पाई, और कैसे 180, इवन यू कैन पुट इन डिग्री, मैं रेडियन पुट कर रहा हूँ. एंड
ई परपेंडिकुलर डी ई कॉस डी ई साइन थीटा। अच्छा, हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है ये अरिथमेटिक एडिशन होता है, और अरिथमेटिक एडिशन हम तभी कर सकते हैं वेक्टर का जब डायरेक्शन सेम हो। आप देख पा रहे हैं सबके डायरेक्शन अलग अलग है, तो हम सबको सिंपल नहीं जोड़ सकते हैं, और हम उसको मतलब अरिथमेटिकली तभी जोड़ सकते हैं जब सबका डायरेक्शन सेम हो। तो डायरेक्शन सेम करने के लिए हम उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया है इसलिए, और ये ज़रूरी है ब्रेक करना। सो ई पैरेलल विल कम एज डी ई। अच्छा, डी ई क्या है? डी ई भी हम यहाँ देखते हैं। डी ई ऑब्वियसली डी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चाहिए, क्योंकि पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। इज के वेर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, डी इज के क्यू डी क्यू इज लेमडा आर डी थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज आर स्क्वायर। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसे पुट करते हैं। सो डी ई 0 to पाई डी ई इज के लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर डी थीटा कॉस थीटा। ओके, ई पाई ई परपेंडिकुलर दिस इज इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर आ जाएंगे, के ये आर और ये कैंसिल होगा तो के लेमडा बाई आर। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई कॉस थीटा डी थीटा। ओके, सो अगर आप इसे कॉस थीटा इंटीग्रेशन होता है, आपको आपकी मैथ की बुक से पता चल होगा, या फिर और मैंने बताया भी था पहले, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और साइन पाई और साइन 0 वैल्यू सेम होती है। तो आप सोचो बेसिकली आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व कर लीजिए सिंपल 0 to पाई कॉस इंटीग्रेशन। इवन आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं कि कॉस इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया। और कॉस को अगर आप 0 से पाई में एरिया निकालेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि 0 to पाई/2 पॉजिटिव होता है और पाई/2 to पाई नेगेटिव होता है, तो जो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया कैंसिल हो जाएगा। ओके, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू डी ई इज 0 to पाई फ्रॉम के लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ओके, मैं एक स्टेप स्किप करता हूँ। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना था? अब अच्छा, इंटीग्रेशन किसका करना है? साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई। मैंने इस स्टेप को स्किप किया है। ओके, आप इसे फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इवन आप इसे इंटीग्रेट करें तो साइन थीटा आएगा, बस यहाँ पे माइनस साइन थीटा नहीं, साइन थीटा आएगा। ओके, सो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर माइनस कॉस फाइनल लिमिट माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ इनिशियल लिमिट, तो माइनस कॉस 0। ओके, अच्छा पूरे माइनस में रखिएगा और यहाँ माइनस रखिएगा अलग से, नहीं आप इस स्टेप को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप इसे स्किप करेंगे तो सिली मिस्टेक हो सकती है, आपका आंसर 0 आ जाएगा नहीं तो। अच्छा, दिस इज हाँ, कहीं कुछ मिस्टेक है? माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस, हाँ ठीक है। ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लेमडा बाई आर। ओके, कॉस पाई होता है -1 एंड माइनस ऑफ -1 दैट इज +1 1, और 1 -1 प्लस, तो प्लस कॉस 0 इज 1, तो दिस विल बी 1। ओके, सो आई होप आपका आंसर आएगा। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लेमडा 2 के लेमडा बाई आर। आप ऐसे लिख सकते हैं, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 into लेमडा बाई आर। ओके, सो आई होप आपका आंसर इतना आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। और अगली क्लास में हम कुछ फिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ड्यू टू, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, जैसे कि ये भी आर्क है, लेकिन ये इसमें एंगल कितना है? 180, ये फिक्स्ड आर्क है। हम एक ऐसा लेंगे जिसका एंगल थीटा होगा, और थीटा के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगन, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगन जिसमें चार्जेस के वर्टिसेस पे रखे होंगे। और और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मेरे एक स्टूडेंट हर्ष मिश्रा, वन ऑफ द माई फेवरेट स्टूडेंट हर्ष मिश्रा ने भेजे हैं। देखते हैं अगली क्लास में। ओके।